Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Medical Universe, and in this video we are going to talk about the types of cell injury. In our previous video we have discussed the basic concepts regarding cell injury. So please subscribe my channel, The Medical Universe, and stay connected with me. तो मेडिकोस जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब भी कोई सेल इंजरी होती है उसका सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो हाइपोक्सिया होता है। तो हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी ब्लड के अंदर से। तो जैसे भी ऑक्सीजन कम होगी, हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो मेजर जो यूटिलाइज करता है जो ऑर्गन, वो ऑर्गेनल जो होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे ऑक्सीजन कम होगी अपनी बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हम सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम हुआ, एटीपी का जो नंबर है हमारी बॉडी के अंदर वो भी कम हो जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट द एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर सेल। एटीपी जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराने के काम करता है, वो भी अलग अलग सेलुलर प्रोसेसेस में। सबसे अब एटीपी जो सबसे ज्यादा काम आता है वो जनरली जो अपने पंप्स होते हैं, सेल के जो पंप होते हैं ऊपर, तो उन पंप्स को मेंटेन करने के काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है यहाँ से, जो एमसीक्यू के लिए सबसे हाई यील्डिंग जो पॉइंट होता है वो है कि फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी अफेक्टेड बाय द रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पीजीआई में पहले पूछा जाता था, लेकिन अब आजकल ये एफएमजी और जो आपके पीजी एंट्रेंस का जो एग्जाम्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये। तो द फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी अफेक्टेड बाय द रिवर्सिबल सेल इंजरी इज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन फीचर्स ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब हमें पता है कि सेल इंजरी का जैसे नाम है बता रही है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब है कि जैसे ही सेल के ऊपर से जो स्ट्रेस आ रहा है, जो उसको जो पॉजिटिव एक्शन जो कि सेल को इंजरी पहुंचा रहे हैं, अगर वो हटा दिए जाएंगे तो जो सेल है वो दोबारा वापस रिकवर कर लेगी अपने आप को और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का सीधा साधा मतलब ये होता है। हम इसके फीचर्स देखेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी के। रिवर्सिबल सेल इंजरी में जैसे कि हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के एक्शन कम होने की वजह से एटीपी कम बनेगा। एटीपी जो होता है अपनी सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप की जो एक्टिविटी है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर एटीपी कम बना तो सोडियम पोटेशियम पंप है उसकी एक्टिविटी ढंग से नहीं हो पाएगी। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम को सेल से बाहर फेंकता है, पोटेशियम को सेल के अंदर लेता है। अगर ये पंप काम करना बंद कर गया, इसका मतलब है कि जो सोडियम है वो सेल के अंदर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और पोटेशियम जो है सेल के बाहर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सेल के अंदर सोडियम ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से आपको पता है कि जहां पर सोल्ट ज्यादा होता है, अब हमने बेसिक कंसेप्ट ऑस्मोसिस पढ़े हैं अपनी 11th-12th के अंदर, कि जहां पर ज्यादा सोल्ट होता है या फिर जहां पर ज्यादा सोल्यूट होता है वहां पर वाटर अपने आप को अट्रैक्ट कर लेता है, वाटर वहां जाके जमा हो जाता है। तो हमने देखा कि एटीपी कम होने की वजह से सोडियम सेल के अंदर बढ़ा। इसकी वजह से जैसे ही सोडियम बना तो वो जो वाटर है वो भी सेल के अंदर बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो पहला हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिला वो होगी सेलुलर स्वेलिंग। सो द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन सीन इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी इज सेलुलर स्वेलिंग। ये भी एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जनरली ये आजकल इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहले काफी ज्यादा पूछा जाता था। तो हमने अभी दो हाई यील्डिंग एमसीक्यू पॉइंट से डिस्कस किए कि फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी अफेक्टेड बाय द रिवर्सिबल सेल इंजरी इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाइल द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन सीन इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी इज सेल स्वेलिंग और हाइड्रोपिक चेंजेस। जो सेलुलर स्वेलिंग है उसे हम हाइड्रोपिक चेंजेस भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो सेल स्वेलिंग की जगह हाइड्रोपिक चेंजेस लिख देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें चीज याद रखनी है। तो ड्यू टू एक्सेस वाटर इन द सेल, अब जब सेल है, सेल के अंदर पानी ज्यादा भरने में आ गया है, तो एक्सेस वाटर की वजह से जो यहाँ पानी भरने में आएगा सेल के अंदर, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, अंदर से जो सेल मेम्ब्रेन उसके ऊपर पानी प्रेशर लगाएगा और प्रेशर लगाने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो आउटग्रोथ है वो बाहर हो जाएगी। मतलब सेल मेम्ब्रेन में ब्लैब्स बन जाएंगे, इन्हें अपन बोलते हैं ब्लैब फॉर्मेशन। सो ड्यू टू द एक्सेस वाटर इन द सेल देयर विल बी ब्लैब फॉर्मेशन सीन इन द सेल। माइक्रोविलाई जो होंगे सेल के अंदर वो एक्सेस वाटर प्रेशर की वजह से, हाइड्रोपिक प्रेशर की वजह से वो स्ट्रेच हो जाएंगे। तो इस वजह से जो उनका फंक्शनल है वो लॉस हो जाएगा, देयरफॉर देयर विल बी माइक्रोविलाई लॉस। अब देखिए कि जो फोस्फोलिपिड जो लेयर है उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा। तो ज्यादा पानी भरने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसका डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो सेल मेम्ब्रेन डिजनरेट होगी वो बनाएगी आपके माइलिन फिगर्स। तो ये जो माइलिन फिगर्स बन रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके रिवर्सिबल सेल इंजरी में बनते हैं, माइलिन फिगर्स। ये आपको देखना जरूरी है कि जो माइलिन फिगर्स है उनका फॉर्मेशन जो है वो फोस्फोलिपिड से हो रहा है, क्योंकि फोस्फोलिपिड जो है सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं, हमें पता है। अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से माइलिन फिगर्स, जो फोस्फोलिपिड की जो लेयर है वो टूटेगी, डिजनरेट होगी और इस डिजनरेशन की वजह से माइलिन फिगर्स सेल के अंदर आएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वी कैन सी दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ माइलिन फिगर्स इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी अफेक्टेड इज माइटोकॉन्ड्रिया, द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन सीन इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी is cell swelling, while there will be formation of myelin figures inside in the reversible cell injury due to excess water accumulation in the cell. What are myelin figures? So myelin figures जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। मैंने आपको डायग्राम में दिखा दूं इस बात को। अब यहाँ क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं, देयर इज अ स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर हियर। सो दिस इज द myelin figure।
this is the black colored substance that I have drawn. This is the myelin figures. This is a spiral like structure. This is formed due to the degeneration of cell membrane. हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड से बना होगा। और ये जो माइलिन फिगर है वो कैन बी फाउंड इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ये सेल की दोनों तरफ देखने को मिलता है। हालांकि ये बनता जो है ये बनता है आपके फॉस्फोलिपिड की टूटने की वजह से जनरली इनसाइड द सेल, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो कहीं भी पाई जा सकती है, अंदर भी और बाहर भी सेल के। तो ये एग्जामिनर कई बार ये पूछा था कि व्हाट आर माइलिन फिगर्स फॉर्म्ड ऑफ। सो द माइलिन फिगर्स आर फॉर्म्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, वी हैव टू रिमेंबर दैट। देन हमने ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़े रिवर्सिबल सेल इंजरी के। अब हम देखेंगे कि जो अंदर आपके हाइड्रोपिक चेंजेस हुए, एक्सेस वाटर जो अक्यूमुलेशन हुआ, उसका इफेक्ट क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है कि जो उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं उनको अपने फंक्शन के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन बनता है सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंड इन टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। So the ribosomes are present in the endoplasmic reticulum, which requires the ATP for the protein formation. But as we know that there will be the depletion in the amount of ATP, so there will be the loss of protein formation because the ribosomes require the ATP for the protein formation. And due to the due to the loss of ATP along with the protein formation, we can see there will be misfolding of the protein will be increased. प्रोटीन एक तो बन कम रहा है, प्रोटीन बनने का जो नंबर है, प्रोटीन फॉर्मेशन है वो कम हो गई। उसके साथ ही साथ हम ये भी देखने को मिलेगा जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो बनते हैं, मिसफोल्डेड जो प्रोटीन्स बनते हैं जो कि हमारे लिए घातक होते हैं, उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर हमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिला। देन मिसलेनियस चेंजेस, वी कैन सी दैट देयर विल बी डिक्रीज ऑक्सीजन इन द सेल। सो देर जो सेल है वो अपने लिए एनारोबिक पाथ, हमें पता है कि जब भी ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीडेटिव एरोबिक पाथवे की जगह सेल जो है एनारोबिक पाथवे अपना लेती है अपने रेस्पिरेशन के लिए, और एनारोबिक पाथवे को अपन ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। सेल जो है वो ग्लाइकोलाइसिस करने लग जाएगी। अब ग्लाइकोलाइसिस की वजह से हमें पता है कि जब भी ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है। पायरुविक एसिड जो होता है वो टीसीए साइकिल के अंदर, यानी कि जो क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर जाए बगैर वो अक्यूमुलेशन हो जाएगा उसके सेल के अंदर। और आपको पता है एसिड है तो अपने सेल का जो पीएच है, सेल का पीएच कम हो जाएगा। सो देयर विल बी फॉल इन द पीएच ऑफ सेल व्हिच विल कॉज द एसिडोसिस। सो ये मिसलेनियस पॉइंट है, इतना ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं बट फिर भी हम इन्हें याद करना अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो अच्छा है हमारे लिए। So in reversible cell injury, we can say that there will be loss of the glycogen stores because in glycolysis the glycogen is break down, so which produces the pyruvic acid. But pyruvic acid is not catch up, will not go in the TCA cells. While there will be accumulation of the pyruvic acid in the cell, so there will be acidosis. सो दिस इज ऑल अबाउट दी रिवर्सिबल सेल इंजरी। और रिवर्सिबल सेल इंजरी अब जो टॉपिक जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो काफी ज्यादा हाई यील्डिंग है एमसीक्यूज के लिए। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होती है क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से अपने आप को क्लम्प कर लेता है, और जो आपको ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है, ब्लैक राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो न्यूक्लियस की पार्टिकल्स है बट वो क्लम्प हो चुके हैं, गुच्छा बन चुका है उनका। रिवर्सिबल सेल इंजरी का जो इफेक्ट है लीवर के ऊपर देखेंगे, ड्यू टू आरसीआई, विच मींस दैट ड्यू टू रिवर्सिबल सेल इंजरी फॉलिन O2 ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस की वजह से आपके डीएचएपी जो होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट वो बनेगा, और ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट वो बनवाता है ट्राइग्लिसराइड। अब आपको पता है ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं आपके फैटी जो फैट एक्यूमुलेशन होती है वो ट्राइग्लिसराइड से होते हैं जो आपकी वेसल्स को हार्म पहुंचाते हैं कई बार। तो जो ट्राइग्लिसराइड है उनके वैक्यूल्स बन जाते हैं, देयर उन वैक्यूल्स को अपन बोलते हैं फैटी चेंजेस। Therefore, fatty changes are seen in the reversible cell injury. Fatty changes are component of the reversible cell injury. और फैटी चेंजेस का जो है रीजन क्या है, फैटी चेंजेस का रीजन ये है ग्लाइकोलाइसिस का होना। उसकी वजह से जो डीएचएपी बन रहा है वो ट्राइग्लिसराइड बनवा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड ही फैटी चेंजेस करवाते हैं। तो फैटी चेंजेस जो हैं वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं लिवर के अंदर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फैटी चेंजेस इज लिवर, देन हार्ट और स्केलेटल मसल्स। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फैटी चेंजेस इज द लिवर। देन ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, कैल्शियम पंप जो है वो काम नहीं करेंगे। हमें पता है कैल्शियम जो है अगर पंप काम नहीं करेगा तो सेल के अंदर कैल्शियम अक्यूमुलेट हो जाएगा सोडियम की तरह। सेल के अंदर जैसे ही कैल्शियम ज्यादा बनने लगेगा तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके अक्यूमुलेट होगा और वो कोज करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी या फिर एमोर्फस डेंसिटी। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट स्टफ है। जनरली जो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज होती हैं वो देखी जाती है आपकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, लेकिन और बच्चे जो होते हैं वो इसी बात को याद करके चल जाते हैं एग्जाम के अंदर कि ओनली द माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज आर सीन इन द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। बट वी हैव टू रिमेंबर दैट mitochondrial densities or the amorphous densities are seen in both, but majorly they are seen in the irreversible cell injury. So we have to remember this fact that the mitochondrial densities are present in both irreversible and reversible cell injury, but the major amount of the mitochondrial densities or the major effect of the mitochondrial densities are seen in the irreversible cell injury.
सो हमने डिस्कस कर लिया है पूरा रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब हम आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के ऊपर। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब है कि आप चाहे जो स्ट्रेस, जो पॉजिटिव एजेंट्स थे जो कि सेल को स्ट्रेस पहुंचा रहे थे, जो सेल को नुकसान पहुंचा रहे थे, अगर आप उन्हें हटा लेंगे ना, तब भी सेल के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सेल दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगी, सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी। तो ये इसका नाम दर्शाता है। तो हमें देखना होगा कि इसमें इवेंचुअली जो है सेल की डेथ हो ही जाएगी। तो इनडायरेक्ट सेल इंजरी के भी दो मेथड्स देख सकते हैं हम, दो पाथवे हो सकते हैं। या तो जो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कैल्शियम है वो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके जमा हो जाएगा। डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है उसकी वजह से, देखिए ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जो है वो हो गया। अगर डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना ही बंद कर गया, तो जो साइटोक्रोम सी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो बाहर आ जाएगा उसकी मेम्ब्रेन से। और साइटोक्रोम जो सी है वो आपकी एपोप्टोसिस कराता है, जो कि होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसे हम अलग से पढ़ेंगे एपोप्टोसिस को। लेकिन दूसरे जो पाथवे है वो देखा हमने कि हाइपोक्सिया के कारण एटीपी कम हुआ, कैल्शियम बढ़ गया सेल के अंदर, कैल्शियम ने जो है माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज करा दी। अब माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कैल्शियम जमा होने से माइटोकॉन्ड्रिया भारी हो जाएंगे। भारी होने के कारण अब वो और कम एटीपी बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया कम एटीपी बना रहे थे, लेकिन अब कैल्शियम जमा होने के कारण वो और भी कम एटीपी बनाएंगे। और इसकी वजह से जो है एक विशियस साइकिल कंटिन्यू रहेगी। विशियस साइकिल का मतलब है कि एक ऐसी साइकिल जो कि सेल की जो डेथ तक चलती रहेगी। ठीक है। तो जो कैल्शियम ज्यादा बढ़ा उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज हुई, माइटोकॉन्ड्रिया पे कैल्शियम जमा होने लग गया। इसकी वजह से विशेष साइकिल कंटिन्यू रहेगी, और ये साइकिल तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक सेल की डेथ नहीं हो जाती है। तो इस कैल्शियम ने बढ़कर कैल्शियम ने ज्यादा होकर के सेल के अंदर एक तो ये प्रॉब्लम करवा दी। दूसरी प्रॉब्लम कैल्शियम जो करवाता है वो होता है एंजाइमेटिक एक्टिवेशन। कैल्शियम जो है अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा देता है। तो सबसे पहले जो हम ये जो तीन चार एंजाइम्स उनके नाम हमें याद रखने जरूरी है कि इंक्रीज कैल्शियम विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स। फर्स्ट वन इज द लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम आपको पता है कि लाइसोसोम को एक्टिवेट करेंगे, सेल की डेथ करवाएंगे। सेकंड वन इज द न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस का मतलब है कि जो न्यूक्लियस को तोड़ता है, न्यूक्लियस के जो कंपार्टमेंट्स है, न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को तोड़ेगा। तो न्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेशन करा देता है कैल्शियम। न्यूक्लियस एंजाइम की जो डिस्ट्रक्शन होगी न्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिवेशन की वजह से, तो हम उसे देख सकते हैं कि जिससे नॉर्मल न्यूक्लियस है, हमने पहले भी पढ़ा था रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, जो नॉर्मल न्यूक्लियस है उसका क्लंपिंग हो जाती है। ये देखिए क्लंपिंग इसे कहते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो कैल्शियम एंजाइम एक्टिवेशन हो रहा है न्यूक्लियस का, तो वो क्लंपिंग नहीं करवाएगा, वो पूरे न्यूक्लियस को ही डिस्ट्रॉय करवा देगा। देखिए वो भी तीन तरह से होता है। पहला जो है नॉर्मल न्यूक्लियस, उसका पिक्नोसिस। और पिक्नोसिस मतलब जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक छोटे से पिन की तरह बिल्कुल कोएगुलेट हो गए, बिल्कुल छोटे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पूरा कॉन्ट्रैक्चर हो गया न्यूक्लियस का। तो बिल्कुल एक पिन पॉइंट की तरह वो दिखेगा, तो अपन बोलते हैं पिक्नोसिस। जिसे अपन बोलते हैं इंक डॉट न्यूक्लियस। बिल्कुल जैसे इंक का एक डॉट लगा हुआ हो, इंक डॉट न्यूक्लियस बोला जाता है पिक्नोसिस जब होती है उसे। तो इसको अपन श्रंकन न्यूक्लियस, तो बिल्कुल छोड़ गया न्यूक्लियस। दूसरा पाथवे होता है कि जो नॉर्मल न्यूक्लियस है उसके जो न्यूक्लियर जो कंपार्टमेंट है उनका धीरे धीरे जो एंजाइमेटिक लाइसिस हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं कैरियोहेक्सिस। कैरियोहेक्सिस मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो तो जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो तो आपकी कॉम्पैक्ट रहेगी, लेकिन अंदर जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे। इसे अपन बोलेंगे कैरियोहेक्सिस। लेकिन अगर ऐसे न्यूक्लियस की वजह से अगर न्यूक्लियस है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ही टूट गया, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोलाइसिस। कैरियो का मतलब आपको पता है न्यूक्लियस होता है, लाइसिस का मतलब टूटना। तो इसे हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोलाइसिस। तो हमें तीन चीजें याद रखनी है। कैल्शियम जो है वो लाइसोसोम को एक्टिवेशन कराएंगे, लाइसोसोमल एंजाइम्स का, न्यूक्लियस की एक्टिवेशन की वजह से पिक्नोसिस, कैरियोएक्सिस, कैरियोलाइसिस हो जाएगा। अब जब हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी के इस पैटर्न को हम क्या स्मीयर पैटर्न पे लाते हैं, मतलब कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके ऊपर जब लाते हैं, तो जब अपन जो डैमेज सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी के द्वारा जो सेल डैमेज हुई है, जब हम उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि स्मीयर पैटर्न। मतलब अगर हम नॉर्मल सेल को रखते इसकी जगह, आप इसको छोड़िए, इसको भूल जाइए भी। अगर हम नॉर्मल सेल को रखते तो हमें सिर्फ एक लाइन देखने को मिलती। लेकिन जबकि हमें पता है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो चुकी है, पिक्नोसिस, कैरियोएक्सिस, कैरियोलाइसिस हो चुका है न्यूक्लियस का, तो हमें देखने को मिलेगा स्मीयर पैटर्न, जो कि बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। लाइसोसोमल एंजाइम न्यूक्लियस के साथ में जो कैल्शियम और फोस्फोलाइपेजेस को भी एक्टिव करा देता है। फोस्फोलाइपेज जैसे कि नाम बता रहे हैं, ये फोस्फोलिपिड्स को डिस्ट्रॉय करेगा। फोस्फोलिपिड्स सबकी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होगा और जो सेल का कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो सो द सेल कंटेंट विल लीक आउट। तो ये जो फोस्फोलाइपेज की वजह से सेल कंटेंट बाहर आया है, तो ये हमारे डायग्नोसिस के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। कैसे, ये अब हम देखते हैं। हम देखेंगे कि
जैसे कि मान लीजिए आपका हार्ट है, आपको सबको पता है कि हार्ट के अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है। तो अगर हार्ट के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी होती, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, फोस्फोलिपिड उसके ऊपर काम नहीं करता, सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है, जो सेल के अंदर का मटेरियल है वो बाहर नहीं आता है, तो जो ट्रोपोनिन है वो सेल के अंदर ही रहेगा। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी, जैसे कि हम एंजाइना को बोलते हैं, एंजाइना जो है हार्ट की रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, कार्डियोवास्कुलर इंजरी होती है, जो कि रिवर्सिबल होती है टाइम के साथ में। अगर आपका जो स्ट्रेस है वो खत्म हुआ, या फिर जो आपके पॉजिटिव एजेंट्स है सेल इंजरी के वो कम हुए, तो ये वापस रिकवर हो जाएगी सेल और नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, सेल का कोई भी मटेरियल बाहर नहीं आएगा सेल से। लेकिन अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी, तो हमें पता है कि कैल्शियम की ज्यादा डिपोजिशन होने की वजह से फोस्फोलाइपेज एक्टिवेट होगा, सेल को इस तरह टुकड़ों में तोड़ देगा। सेल की इस तरह टुकड़ों में टूटने की वजह से सेल के अंदर का जो प्रोटीन है, कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर का जो प्रोटीन है ट्रोपोनिन, वो बाहर आ जाएगा, इरिवर्सिबल, जिसे अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जब भी हमें कोई, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल की तरह से देखते हैं कि जैसे आप डॉक्टर हैं, आप बैठे हुए क्लिनिक के अंदर, आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसके चेस्ट में भारीपन है, या फिर उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग के अंदर। अब आपको पता है कि डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग के अंदर, तो या तो आप दो तरह की चीजें सोच सकते हैं कि या तो इसके अंदर जो चेस्ट है उसके अंदर पानी भर गया होगा, या फिर उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। तो कुछ भी डायग्नोसिस बनाने से पहले आप उसका एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जब उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और चेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा है, तो हम या तो दो चीजें करेंगे, एक तो उसकी ईसीजी करेंगे, या फिर उसका कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन करेंगे। कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन में क्या होगा कि अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, तो हमें पता लग जाएगा कि ट्रोपोनिन ब्लड में आ चुका है। अगर हमें जो हमने एग्जामिनेशन किया, हमें ट्रोपोनिन मिल गया ब्लड के अंदर, तो हम ये मान लेंगे कि भैया इसके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, इरिवर्सिबल कार्डियोमायोसाइट्स की इंजरी हुई है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपन उसका इलाज करेंगे। तो ये हुई अपनी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बातें। तो इसके अंदर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया वो काफी हाई यील्डिंग है, इसको दोबारा देखिएगा। So that's all for today. We will continue our next video. We will study about the necrosis, and after that we will study the apoptosis. So stay tuned to my channel, subscribe the Medical Universe.